नमस्कार बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो? क्या चल रहा है? कैसा गया संडे? हाँ, थोड़ा बहुत एंजॉय किया कि केवल पढ़ते ही रहे? बताओ कैसा रहा? हाउ वाज इट? ठीक था? थोड़ा प्रेशर रिलीज किया? हाँ, मूवी वगैरह देखी कुछ? हाँ, कुछ किया एंजॉय? 15 घंटे पढ़े? अब शाबाशी दी जाए कि डांटा जाए? अच्छा, 50-50 रहा। वेरी नाइस। चलो ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा भी कुछ करते रहना चाहिए जिससे दिमाग को आराम मिले। इंसान ही तो है ना हम लोग, मशीन थोड़ी ना है। मशीन भी खराब हो जाती है उसको लगातार चलाए रखोगे तो, है ना? बंद करना पड़ता है बीच बीच में थोड़ा सा। अच्छा, चल ठीक है। अच्छा, सेफ रहो बेटा, ध्यान से रहो। रिवाइज कर दिया, ये बहुत अच्छा है। रिवाइज करने की हैबिट डेवलप करो, बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, हमने जो डाउट सेशन किया था सैटरडे को, अब उसके बाद कुछ भी ऐसा है कोई? मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स अभी तक कवर करे हैं उनके ऊपर सभी की क्लैरिटी बनी है, कहीं पे कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आज हम लोग अपने डिस्कशन में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने अपने लास्ट वीक में डिस्क्वालिफिकेशंस के टॉपिक को कवर किया था इन दी एंड, जहां पे मैंने आप लोगों को कुछ डिस्क्वालिफिकेशन बताए थे अंडर आर्टिकल 102। फिर आपको 10th शेड्यूल भी समझाया था जहां पे हम लोगों ने डिफेक्शन लॉ की बात करी थी। ठीक है, आज उसके आगे का हमारा जो जर्नी है वो बढ़ेगा। ठीक है, और ये वाला जो वीक होने वाला है, ये वीक थोड़ा सा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक होंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ हम लोग अच्छी अच्छी जजमेंट्स भी कवर करने वाले हैं। आज भी कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छी जजमेंट्स हम लोग कवर करें। ठीक है, तो परेशान मत हो, आराम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, शांति से एकांत बैठ जाओ और बस ध्यान से समझने की कोशिश करना बारी बारी से। ठीक है, और देखो कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा होता है, बच्चे वो क्या होता है ना, फ्लो की बात होती है। कभी भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए, कभी भी उसको लेके परेशान नहीं होना, एक हैबिट डेवलप कर लो। वो हैबिट क्या है, दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आया अपने रजिस्टर के कॉर्नर में या फिर कोई एक पेज बना लो लास्ट में, वहां पे तुरंत नोट डाउन कर लिया। अब जब भी मौका मिले, जैसे क्लास के एंड में मौका मिले तो पूछ लो, बहुत बढ़िया है। नहीं तो जब हमारा डाउट सेशन हो सैटरडे को तो उसमें पूछ लो। कभी परेशान नहीं होना है किसी भी चीज को लेके। कई बार क्या होता है ना, बच्चे के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, अब वो अटक जाएगा उसको लेके। अब आगे मैं कुछ भी पढ़ाता रहूंगा, उसको ध्यान से सुनेगा नहीं, उस क्वेश्चन पर अटका रहेगा। उससे क्या होता है, नुकसान होता है। कभी कोई क्वेश्चन आए तुरंत उसको सबसे पहले लिख लो कि खुद ना भूल जाओ। फिर उसको जब भी नेक्स्ट मौका मिले, जब भी इंटरेक्शन कर रहे हो हम लोग, पूछ लो। ठीक है, नहीं तो सैटरडे तो आपका दिन होता ही है। पीपीटी कब से स्टार्ट होगी वापस? मैं समझ नहीं पाया बेटा, क्या आप कहने की कोशिश कर रहे हो आप? देखो, आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग शुरू करेंगे वेकेशन ऑफ सीट के टॉपिक से, विच इज गोइंग टू बी आर्टिकल 101। मतलब आर्टिकल 101 से हमारी जो शुरुआत है वो यहां से होगी। अब चीजों को बारी बारी से हम लोग कवर करेंगे। अब देखो, आर्टिकल 101 में कुछ बातें हैं, मतलब 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको हमें बारी बारी से समझना पड़ेगा। ठीक है, हैंड राइटिंग की पीपीटीज मैं अपलोड हो रही होगी बेटा आपके? नहीं हुई अपलोड? फ्राइडे को मैंने अपलोड करवा दी थी, हो गई होगी अपलोड आपकी, और आज की भी आज हो जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ आर्टिकल 101 पे। आज मैंने जैसे बताया आपको काफी कुछ सीखने के लिए है, समझने के लिए है, तो आपका फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो। आर्टिकल 101 बात करता है वैकेशन ऑफ सीट्स की। किसकी? वैकेशन ऑफ सीट्स की। वैकेशन ऑफ सीट्स का मतलब क्या है? पद को खाली करने की। अब ये तो समझ गए कि क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे कोई लोकसभा का मेंबर बनेगा, कैसे कोई राज्यसभा का मेंबर बनेगा, पर सीट खाली भी तो करनी पड़ सकती है। अब वो कब कर स्थिति में होगी, कैसी सिचुएशन में होगी, उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सबसे पहला नियम, कोई भी व्यक्ति ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का मेंबर बन पाएगा, ठीक है, अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे सदन में भी मेंबर है तो। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो पहले से राज्यसभा का मेंबर है, कोई भी व्यक्ति है जो राज्यसभा का मेंबर है, अब वो व्यक्ति लोकसभा का इलेक्शन लड़ता है और मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन जीत जाता है, तो क्या परिस्थिति हो गई कि एक ही व्यक्ति है, दोनों सदनों में बैठने के लायक हो गया है, राज्यसभा का वो पहले से मेंबर है, लोकसभा का वो इलेक्शन जीत आया है। तो यहां पर दोस्तों ये नियम होता है कि कभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी अराइज हो, कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो, तो उस व्यक्ति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा किसी भी एक सदन के अंदर। ये उसकी मर्जी है, चाहे वो अपनी लोकसभा की सीट छोड़ दे, चाहे अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ दे। कोई भी एक व्यक्ति लोकसभा का और राज्यसभा का दोनों का मेंबर नहीं हो सकता है। ये सबसे पहला नियम है, ठीक है। तो सबसे पहला नियम है, नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कैन बी अ मेंबर ऑफ, कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर दोनों सदनों का, लोकसभा का और राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता है एक ही समय पर। ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति पहले राज्यसभा का मेंबर रहा, अब लोकसभा का बन जाए, या पहले लोकसभा का रहा, अब राज्यसभा का बन जाए, पर एक ही समय पर एट द सेम टाइम वो दो सदनों का मेंबर नहीं बन सकता। और ये कहां पे लिखी है बात, आर्टिकल 101 के क्लॉज 1 के अंदर, ठीक है। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी है। फिर आओ क्लॉज 2 पर, कोई भी व्यक्ति मेंबर नहीं होगा बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो पहले से लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, वो इलेक्शन लड़ता है स्टेट के, और वो स्टेट के इलेक्शन जीत जाता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन के आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी ये जरूरी होगा कि उसको वो लोकसभा या राज्यसभा वाली सीट छोड़नी होगी, तभी वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन पाएगा। और इस चीज को आप वाइज वर्सा भी लगा सकते हो, उल्टा करके भी लगा सकते हो। मतलब कोई भी व्यक्ति है, मानो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है, राज्य सरकार का पार्ट है मान लो, ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति लोकसभा का इलेक्शन लड़ता है या फिर राज्यसभा के लिए उसका नॉमिनेशन हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी वो जो स्टेट वाली सीट है वो उसे छोड़नी पड़ेगी। ये कहां पे लिखी है, आर्टिकल 101 के क्लॉज 2 के अंदर। तो क्लॉज 2 क्या कहता है, नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर पार्लियामेंट का भी, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का, और स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर एक साथ नहीं हो सकता है। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट का, मतलब लोकसभा का या राज्यसभा का, और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर एक साथ नहीं हो सकता है। ये कहां पे लिखी है,
आर्टिकल 101 के क्लॉज 1, आर्टिकल 101 के क्लॉज 2 के अंदर। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब देखो, अगर कोई भी व्यक्ति है जो लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, अगर वो किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन का सब्जेक्ट मैटर बन जाता है, किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन का सब्जेक्ट मैटर बन जाता है, चाहे इस क्लॉज 1 के अंदर चाहे इस क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है, और वो रिजाइन कर देता है अपनी सीट को लिखित रूप में और उसको एड्रेस कर देता है चेयरमैन को और स्पीकर को, और उसका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगा उस चेयरमैन के द्वारा, उस स्पीकर के द्वारा, एज द केस में भी। मतलब किसी भी व्यक्ति के संबंध में अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो उस व्यक्ति को क्या करना है कि जिस भी सदन का वो मेंबर है उसे वहां से रेजिग्नेशन दे देना है। तो मान लीजिए अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में से अगर अपना सीट छोड़ना चाहता है तो किसको देगा रेजिग्नेशन? लोकसभा के स्पीकर को। ऐसे ही मान लो वो राज्यसभा का मेंबर है और राज्यसभा में उसकी जो सीट है उसको छोड़ना चाहता है तो वो किसको देगा अपना रेजिग्नेशन? राज्यसभा के चेयरमैन को, जो कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब है, हजार बातों की एक बात अगर आप समझने की कोशिश करो तो आर्टिकल 101 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का पर्सपेक्टिव यही है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर दो विधायिकाओं का या फिर एक ही विधायिका के दो अंगों का पार्ट ना हो। मतलब एक साथ पार्लियामेंट में की अगर बात करें केवल तो राज्यसभा और लोकसभा का पार्ट ना हो, और अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो दोनों का पार्ट ना हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति ना हो कि वो लोकसभा का भी मेंबर है और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर है। ये क्या होगा भाई? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, सीधी सी बात है। तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, अब मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ, आर वी ऑल क्लियर? आर्टिकल 101 समझ में आ गया है? ठीक है, चलो ये है दोस्तों हमारा आर्टिकल 101। अब छोटी सी बात हमारी रह गई है एक आर्टिकल की, आर्टिकल 99। इनफैक्ट दो आर्टिकल रह गए, 99 और 104। पहले 99 पढ़ा रहा हूं क्योंकि 99 बात करता है दोस्तों ओथ की, शपथ की। मैं शपथ पे पता है क्यों इतना दबाव देता हूं? क्योंकि एमसीक्यू बहुत पूछते हैं, प्रीलिम्स में एमसीक्यू बहुत आता है ओथ से, और पता नहीं क्यों इस टॉपिक में कुछ ऐसा है कि बच्चे इसको लेके कंफ्यूज भी हो जाते हैं ओथ वाली बात को लेके। ठीक है, अब इसके बारे में आर्टिकल 99 जो है वो ओथ की बात करता है और कहता है कि हर एक व्यक्ति जो है, जो चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, जब वो अपनी सीट संभालेगा, मतलब अपनी सीट संभालने से पहले प्रेसिडेंट के सामने या किसी और व्यक्ति के सामने जिसको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे, वो ओथ लेगा। क्या लेगा? ओथ लेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा के लिए चुना जाए या फिर राज्यसभा के लिए चुना जाए, वो तब तक अपने ऑफिस का कारभार नहीं संभालेगा, तब तक अपनी पद की जिम्मेदारियां नहीं संभालेगा, जब तक वो ओथ ना ले ले। और ओथ कौन दिलाता है इन मेंबर्स को लोकसभा के या राज्यसभा के? प्रेसिडेंट साहब। वैसे जो नाम है वो प्रेसिडेंट साहब का ही लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट साहब दिलवाते हैं। पर मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर प्रेसिडेंट साहब बिजी हैं, उपलब्ध नहीं है, तो प्रेसिडेंट साहब किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अदर पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं और वो जो अदर पर्सन है वो ओथ दिलवा देता है, वो ओथ दिलवा देता है। ठीक है, अब ये ओथ में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वैसे इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर एक शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों, एक शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल, इस पे ध्यान देंगे। एक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड शेड्यूल है जिसके अंदर ओथ और अफर्मेशन लिखी गई है कि इनको अपने ओथ के अंदर क्या क्या बोलना होगा। देखो वही बेसिक बातें होती हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति के ओथ के संबंध में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात जरूर होगी कि उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। एक ये बात जरूर होती है ओथ की कि जो मैं पद संभालने जा रहा हूं उसको फेथफुली एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब उसकी अंदर जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से सही से निभाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? चल ठीक है, अब ये हो गया। अभी अपने क्वेश्चंस को बचा के रखो बेटा, आराम से, बिल्कुल ध्यान से, पहले समझते हुए चलो। ठीक है, आखिरी में अगर समय बचेगा तो क्वेश्चंस को देख लेंगे, वरना अपना आराम से सैटरडे को बैठ के डिस्कस कर लेंगे। अभी बस फ्लो के साथ चलते रहो, चीजों को समझते रहो बारी बारी से।
अब देखो अगला जो हमारे लिए आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 104। आर्टिकल 104 और ये बात करता है पेनल्टी की। क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर 500 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है हर दिन के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से, अगर वो व्यक्ति लोकसभा में या राज्यसभा में बैठता है, पार्टिसिपेट करता है ओथ लेने से पहले। मानो उसने ओथ नहीं ली और उसने पद का कार्यभार संभाल लिया या फिर किसी भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर लिया, वोट कर लिया, तो जितने दिन तक वो ऐसा करता रहा बिना ओथ लिए, हर दिन के हिसाब से 500 रुपए का फाइन लगेगा। या फिर मानो कोई भी व्यक्ति है, when he knows that he is not disqualified or that he is disqualified for its membership, when he knows that he is prohibited from sitting or voting in the house by virtue of any law। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसे पता है कि किसी भी कारणवश वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है सदन की मीटिंग्स के अंदर। हमने डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़े थे ना आर्टिकल 102 के अंदर। या फिर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को प्रोहिबिट किया गया है, मानो स्पीकर ने या चेयरमैन ने ऐसा कोई ऑर्डर निकाला है, उसको बोला गया कि आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे प्रोसीडिंग्स में। इन सब के बावजूद अगर वो व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है प्रोसेस के अंदर, प्रोसीडिंग्स के अंदर वोट वगैरह डालता है, तो उसके ऊपर फाइन का प्रावधान है, पेनल्टी का प्रावधान है आर्टिकल 104 के अंदर। तो आर्टिकल 104 को कैसे याद रखोगे? बड़ा सिंपल तरीका याद रखने का। आर्टिकल 104 बात करता है पेनल्टी की, और पेनल्टी है 500 रुपीज, 500 रुपीज पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से ये पेनल्टी लगती है। और ये कब कब लगती है? जैसे ओथ लेना चाहिए था, ओथ नहीं लिया, आप डिस्क्वालिफाइड थे, आपने पार्टिसिपेट कर दिया, आप प्रोहिबिटेड थे फिर भी आपने पार्टिसिपेट कर दिया, वोट डाल दिया। इन तीनों ही परिस्थिति में आपके ऊपर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? छोटी सी बात है, प्यारी सी बात है। चलो अब ये जो हमारा पॉइंट है, इसी के साथ हमारा जो लेजिस्लेचर का डिस्कशन था, जो यूनियन लेजिस्लेचर का डिस्कशन था, जिसको हमने फ्राइडे को शुरू किया था, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है, वो होने वाला है स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। कौन सा? स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। अब खुद दिमाग लगाओ बेटा, कब तक होगी पेनल्टी? थोड़ा तो कॉमन सेंस भी तो लगाओ। तब तक होगी जब तक वो ऐसा करता रहेगा। तो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का जो डिस्कशन है वो शुरू होता है दोस्तों आर्टिकल 93 से। आर्टिकल 93 से, और आर्टिकल 93 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं एक बार आपको रीड आउट करके दिखा देता हूं। आर्टिकल 93 कहता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा जैसे ही कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, तुरंत के तुरंत उस लोकसभा से दो लोग चुने जाएंगे, जिसमें से एक व्यक्ति बनेगा स्पीकर, एक व्यक्ति बनेगा डिप्यूटी स्पीकर। स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। और प्रावधान कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 93, आर्टिकल 93। ठीक है, देखो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के संबंध में आपको बस एक बात याद रखनी है कि ये दोनों ही पद ऐसे हैं जो सदन से ही निकल के आते हैं, लोकसभा से ही निकल के आते हैं। तो जैसे ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई, जो लोग चुन के आए, जो लोग बैठे हैं, उन्हीं में से हम लोग दो लोगों को चुन लेंगे। एक को बना देंगे स्पीकर, हम लोग कौन? लोकसभा के ही मेंबर्स आपस में चुन लेंगे दो लोगों को। एक को बना देंगे स्पीकर, एक को बना देंगे डिप्यूटी स्पीकर। बस इतना सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है? अब क्या हो, आगे चल के मानो जिसको हमने स्पीकर बनाया या डिप्यूटी स्पीकर बनाया, अब वो किसी भी वजह से अपने पद को छोड़ देता है, या उसकी डेथ हो जाती है, या और कोई कारण होता है जिसकी वजह से वो उपलब्ध नहीं है। इन सभी परिस्थिति में फिर वही प्रक्रिया होगी, दोबारा से लोकसभा किसी और व्यक्ति को चुनेंगे, और वो जो कोई और व्यक्ति है वो स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर होने का पद संभाल लेगा, कार्यभार संभाल लेगा। ठीक है, क्लियर है?
चलो, इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 94 जो बात करता है वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल की। किनके? स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के, मतलब आर्टिकल 94। आर्टिकल 94। अब आर्टिकल 94 क्या कहता है? आर्टिकल 94 कहता है कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है जो स्पीकर होने का या डिप्यूटी स्पीकर होने का कार्यभार संभाल रहा है लोकसभा के अंदर। अगर ये जो व्यक्ति है किसी भी कारणवश लोकसभा का मेंबर नहीं रहता है, मानो इसकी लोकसभा की मेंबरशिप छिन जाती है किसी भी कारण से, मानो वो राज्यसभा का मेंबर बन गया, मानो वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बन गया, मान लो उस पर कोई डिस्क्वालिफिकेशन लगे और कोई हजारों परिस्थिति हो गई। इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके पास लोकसभा की मेंबरशिप नहीं रही, उसके पास लोकसभा की, देखो आर्टिकल में जो भाषा यूज की गई है वो है हाउस ऑफ द पीपल, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होना। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा होता है, और राज्यसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से। तो आर्टिकल 94 क्या कहता है? अगर कोई भी व्यक्ति है जो स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर होने का पद संभाल रहा है, उसकी अगर लोकसभा की जो मेंबरशिप है, उसकी अगर जो लोकसभा की जो मेंबरशिप है दोस्तों, अगर वो छिन जाती है, वेरी गुड, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, अगर मेंबरशिप दोस्तों छिन जाती है तो हम क्या मानते हैं, व्हाट डू वी कंसीडर इट, कि वो जो व्यक्ति है अपना स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होने का जो हक है वो भी खो देता है। मान लो कभी ऐसी परिस्थिति हो गई कि कोई भी व्यक्ति है जो स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर होने का कार्यभार संभाल रहा है, अब वो चाहता है कि वो अपने उस पद से रिजाइन कर दे, ऐसा भी तो पॉसिबल है, हजारों वजह हो सकती है कि कोई व्यक्ति रिजाइन करना चाहता है। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति होगी तो क्या करेगा, वो रिजाइन करेगा अपने उस स्पीकर के पद से या फिर डिप्यूटी स्पीकर के पद से। अब रेजिग्नेशन किसको देगा, यहां पे इस बात को ध्यान रखना है, अगर स्पीकर रिजाइन कर रहा है तो वो अपना रेजिग्नेशन डिप्यूटी स्पीकर को देता है। अगर वो स्पीकर है, अगर वो स्पीकर है जो रिजाइन कर रहा है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, डिप्यूटी स्पीकर को, डिप्यूटी स्पीकर को। और दोस्तों अगर वो डिप्यूटी स्पीकर है, अगर वो डिप्यूटी स्पीकर है जो रिजाइन कर रहा है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा दोस्तों, स्पीकर। तो ये दोनों भाई भाई है मैंने एक और भाई भाई आपको बताए थे, कौन कौन थे भाई भाई जो एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते थे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देता था वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देता था प्रेसिडेंट को। ऐसे ही स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर भाई भाई होते हैं कि स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देता है डिप्यूटी स्पीकर को और डिप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देता है स्पीकर। चलो ये तो हो गई रेजिग्नेशन की बात। अब रिमूवल भी तो हो सकता है, किसी को हटा भी तो सकते हैं, रिमूवल की भी तो बात होती है। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो स्पीकर होने का या डिप्यूटी स्पीकर होने का कार्यभार संभाल रहा है और वो अपने काम को सही से नहीं निभा रहा है, जो लोकसभा है वो उससे खुश नहीं है, तो क्या होगा, एक रेजोल्यूशन पास करना होगा लोकसभा के अंदर। रेजोल्यूशन पास करना होगा लोकसभा के अंदर मेजोरिटी के आधार पर। हमको मेजोरिटी चाहिए होगी किसकी, टोटल मेंबरशिप, जितने भी मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप है उस सदन की, उसकी हमको मेजोरिटी चाहिए, मतलब 50% प्लस 1 चाहिए। और अगर वो रेजोल्यूशन पारित हो जाता है तो वो स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर जो है वो अपने पद से हट जाएगा। पर ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास करने से पहले ये जरूरी है कि हम 14 दिन का नोटिस देते हैं उस स्पीकर को और उस डिप्यूटी स्पीकर को। अभी 14 दिन का नोटिस क्यों दिया जाता है, जिससे कि उन स्पीकर साहब को और उन डिप्यूटी स्पीकर साहब को भी तो मौका मिले कि अगर वो अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं कि क्यों चाहते हैं कि उनको अपने पद से ना हटाया जाए, तो वो उस चीज को कह सके। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो देखो रिमूवल को याद करना बड़ा आसान है। रिमूवल को कैसे याद करोगे, रिमूवल के लिए हमको चाहिए रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन हमको कहां चाहिए दोस्तों, केवल लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा का इससे कोई लेना देना नहीं। और लोकसभा में हमको चाहिए क्या, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% प्लस 1 किसका, टोटल मेंबरशिप का, टोटल मेंबरशिप का।
ठीक है, और हम ये पूरी प्रक्रिया करने से पहले क्या देते हैं, 14 डेज का नोटिस। 14 डेज का नोटिस। अगर रेजोल्यूशन पारित हो गया तो रिमूवल हो गया, अगर रेजोल्यूशन पारित नहीं हो पाया तो रिमूवल नहीं हो पाया। बस इसमें एक बात है, whenever the house of the people is dissolved, the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the house of people after the dissolution। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना पड़ेगा। देखो, स्पीकर का एक पद होता है जिसकी लोकसभा के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है। तो मान लीजिए कभी भी लोकसभा डिसॉल्व हुई, लोकसभा को भंग किया गया, मानो उसका टर्म पूरा हो गया, या फिर कभी बीच में प्रेसिडेंट साहब ने भंग कर दिया, तो जितनी भी मेंबरशिप होती है लोकसभा की, जितने भी लोग होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए होते हैं इस नाते कि वो लोकसभा के मेंबर हैं, वो सब अपने अधिकार खो देते हैं। लगभग सबके ये जो भी कुछ छोटे मोटे पद बने होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, डिसॉल्व हो गई लोकसभा। पर स्पीकर का एक ऐसा पद है जो खत्म नहीं होता है। वो जो स्पीकर है, जो भी स्पीकर था उस समय पर जब हाउस डिसॉल्व हुआ, वो उस स्टेटस को अपने पास रखता है, और वो तब तक रखता है जब तक नई लोकसभा चुन के ना आ जाए और उस नई लोकसभा की पहली मीटिंग ना हो जाए। ये जरूर याद रखना आप लोगों को। तो अगर कोई स्पीकर है और उसकी स्पीकरशिप के दौरान हाउस डिसॉल्व हुआ, तो जब तक नया हाउस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा और उसकी पहली मीटिंग नहीं होगी, तब तक वो यही कहलाएगा कि वही व्यक्ति स्पीकर है लोकसभा का। अब नया हाउस जब रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो नया बंदा चुन लिया जाएगा स्पीकर के पद पर तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। मतलब अगर कभी भी जरूरत पड़ी स्पीकर के पद की हमको भारतीय संविधान के अंदर, तो वही व्यक्ति जो है वही स्पीकर माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक छोटी सी बात है, आर्टिकल 96 के अंदर लिखी हुई है। आर्टिकल 96 के अंदर एक छोटी सी बात लिखी हुई है। मान लीजिए लोकसभा के अंदर वही रेजोल्यूशन चल रहा है रिमूवल के संबंध में, तो ऐसा जब भी रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा लोकसभा में, जब भी रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा लोकसभा के अंदर, तो उसमें ये स्पीकर या फिर डिप्यूटी स्पीकर, जिसका भी रिमूवल हो रहा है, डिप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेंगे। प्रिसाइड नहीं करेंगे मतलब ये उस पद पर नहीं बैठेंगे, वो संचालन नहीं करेंगे उस सदन का उस दौरान जब उनके रिमूवल के रेजोल्यूशन की चर्चा हो रही होगी, जब उनके रेजोल्यूशन की चर्चा हो रही होगी। आगे बात समझ में? क्या बोला मैंने कि अगर रेजोल्यूशन की चर्चा हो रही है, वो प्रक्रिया चलाई जा रही है, तो उस दौरान जो स्पीकर साहब है, जो डिप्यूटी स्पीकर साहब है, उनको प्रिसाइड करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उन्हीं के बारे में सारी प्रक्रिया हो रही है। ठीक है बच्चे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है, आप उसको समझने की तो कोशिश करो। टोटल मेंबरशिप का हमको 50% + 1 चाहिए, बस ये वाली बात आप याद रख लो। इतना अगर आपने याद कर लिया है तो इतना काफी है। ठीक है, अब उसको चाहे किसी भी नाम से आपको बुलाना चाहो उस नाम से बुला लो। ठीक है, बस 50% + 1 वाली बात आपके आंसर के अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। चलो ये वाला बात हो गया। इसके बाद ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल है, आर्टिकल 98, जो बात करता है सेक्रेटेरिएट की, पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट की। बड़ा छोटा सा आर्टिकल है। ये कहता है कि जो ईच हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, उनका अपना सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। हर एक सदन का, लोकसभा का और राज्यसभा का अपना एक सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। सेक्रेटेरियल स्टाफ का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, कोई भी सदन जो होता है उसके अंदर इतनी बड़ी प्रक्रिया हो रही है, इतना बड़ा काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सारा काम वही लोकसभा के जो मेंबर्स चुन के आए हैं या राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वही उस सब काम को करते हैं, ऐसा नहीं। सपोर्ट स्टाफ हो गया, बाकी की जो हजारों चीजें हैं उनको भी करना पड़ता है। तो ये सबकी संबंध में हमारा आर्टिकल 98 ये प्रावधान बनाता है
कि लोकसभा के पास अपना एक सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा जिसके ऊपर वो कंट्रोल करेगा, जो सारी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा उस सदन को। इसी तरीके से राज्यसभा का अपना एक सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा हमारे राज्यसभा को, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है वो कानून के माध्यम से रेगुलेट करेगी ऐसे लोगों का रिक्रूटमेंट, उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस, उनके अपॉइंटमेंट, जो इस सेक्रेटेरियल स्टाफ का पार्ट बनेंगे। तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी, उसके अंदर क्वालिफिकेशंस, क्राइटेरिया, सैलरीज वगैरह बताएगी कि किन लोगों को हम लोकसभा के सेक्रेटेरिएट का स्टाफ पार्ट बनाएंगे, राज्यसभा के सेक्रेटेरियल स्टाफ का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 98 के अंदर यही दो बातें याद रखनी है आप लोगों को, एक तो सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा और जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाकर, जो हमारी पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगी और वही लॉ बनाकर क्या करेगी बेटा, रेगुलेट करेगी रिक्रूटमेंट वगैरह, कंडीशंस ऑफ सर्विस वगैरह को, ठीक है। इन सेक्रेटेरियल स्टाफ के रिक्रूटमेंट हो गया, कंडीशंस ऑफ सर्विस हो गया, इन सारी चीजों का, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया आप लोगों का, सेक्रेटरी की बात हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूं चेयरमैन पे और डिप्यूटी चेयरमैन पे राज्यसभा के, ठीक है। अभी एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था कि सर उसमें आर्टिकल 101 में एक क्लॉज 3 भी है। परेशान नहीं हो किसी भी चीज को लेके, जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए ना उनको बस आप नोट कर लो। 102 या देखो ये ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, ये बस हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाए कि अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे इस बात की चर्चा है, वहां पे उस बात की चर्चा है। देखो डीप में जाने को तो हर एक में जा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, जितनी गहराई में जाना चाहोगे जाओगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैपेबिलिटी है कि आपको जितना डुबाना चाहोगे उतना डूब सकते हो हर एक प्रोविजन के अंदर। पर कभी कभी हम किसी प्रोविजन को पढ़ते हैं केवल ये जानने के लिए कि उसके अंदर लिखा क्या है, एक हमको एक रफ आइडिया हो जाए, दैट इज द ओनली पर्पस, ठीक है। क्लियर है? चलो इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं चेयरमैन की और डिप्यूटी चेयरमैन की। देखो चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन का डिस्कशन बड़ा सिंपल सा है। इसमें आर्टिकल 89 सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 89 क्या कहता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा दैट ही वुड बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये देखिए, ये इसको आर्टिकल 89 को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 89 क्या कह रहा है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वही चेयरमैन होंगे, वही चेयरमैन होंगे किसके, राज्यसभा के। अब इसको लेके कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या नई कहानी है जो आर्टिकल 89 में लिखी हुई है। देखो बड़ी सिंपल सी कहानी। देखो स्पीकर जो था वो लोकसभा को प्रिसाइड करता था और उसके एब्सेंस में डिप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करता था। और ये जो दोनों ही पद थे, चाहे वो स्पीकर का हो चाहे डिप्यूटी स्पीकर का हो, दोनों ही पद कहां से चुन के आ रहे थे, लोकसभा से चुन के आ रहे थे। ये बात हमने कहां पढ़ी थी, आर्टिकल 93 में पढ़ी थी कि लोकसभा के लोग ही मिलके आपस में चुन रहे थे दो लोगों को, जिसमें से एक बन रहा था स्पीकर, एक बन रहा था डिप्यूटी स्पीकर। पर दोस्तों राज्यसभा में थोड़ा सा बदलाव है, छोटा सा बदलाव है। राज्यसभा में राज्यसभा के लोग ही मिलकर नहीं चुनते हैं कि उनका चेयरमैन कौन बनेगा। वहां पे जो हेड पोस्ट होती है उसको स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर नहीं बोलते, वहां पे बोलते हैं चेयरमैन। तो राज्यसभा के लोग डिसाइड नहीं करते मिलके कि कौन चेयरमैन बनेगा। चेयरमैन का एक ऐसा पद है जो रिजर्व्ड है कि वो बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट साहब को ही जाएगा। तो जो भी व्यक्ति किसी भी समय पर, जो भी व्यक्ति किसी भी समय पर वाइस प्रेसिडेंट होने का कार्यभार संभाल रहा है वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब इतना सा है कि उसका कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई चुनाव नहीं हो रहा, बाय डिफॉल्ट केवल इस वजह से कि वो वीपी है वो चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का, ठीक है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, जो हमारे डिप्यूटी चेयरमैन है, चेयरमैन के नीचे का जो पद होगा राज्यसभा में डिप्यूटी चेयरमैन का, वो एक ऐसा पद है जो राज्यसभा के लोग चुनेंगे आपस में। जैसे कि लोकसभा के चुन रहे थे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को, वैसे ही राज्यसभा के लोग अपने आपस में चुनते हैं एक व्यक्ति को जो बनता है कौन, डिप्यूटी चेयरमैन। तो ये जो डिप्यूटी चेयरमैन का पद है ना दोस्तों, डिप्यूटी चेयरमैन का पद राज्यसभा के मेंबर्स ही चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स ही चुनते हैं
अपना आपस में डिसाइड करते हैं, पूरा प्रॉपर वोटिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पद समझ में आ गए आपको। ये हो गया आपका आर्टिकल 89। अब देखिए आर्टिकल 19, अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 क्या कहता है इसको समझिए। कोई भी अगर मेंबर है, कोई भी अगर मेंबर है जो डिप्यूटी चेयरमैन का पद संभाल रहा है हमारे राज्यसभा का, तो उसको अपना वो पद छोड़ना पड़ेगा अगर वो राज्यसभा का मेंबर नहीं रहता है तो, अगर वो रिजाइन कर देता है तो, और वो रिजाइन किसको करेगा, रेजिग्नेशन किसको देगा, चेयरमैन साहब को, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव करने के लिए क्या करना है हमको, एक रेजोल्यूशन पास करना है। कहां पे रेजोल्यूशन पास करना है, राज्यसभा के अंदर पास करना है, मेजोरिटी के आधार पर पास करना है। वैसे वही लोकसभा के अंदर हमने जो पढ़ा कि जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% + 1 हमको चाहिए उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं एक बार लिख लें हम उन सारी चीजों को। तो आर्टिकल 90 जो है, आर्टिकल 90 जो है वो बात करता है डिप्यूटी चेयरमैन की, डिप्यूटी चेयरमैन की, और कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो डिप्यूटी चेयरमैन का पद संभाल रहा है उसे अपना पद वैकेट करना पड़ेगा, अपना पद खाली करना पड़ेगा अगर वो किसी भी कारणवश राज्यसभा की मेंबरशिप खो देता है तो। राज्यसभा की मेंबरशिप अगर वो खो देता है तो, ठीक है, मानो उसका टर्म पूरा हो गया, 6 साल पूरे हो गए, मानो वो लोकसभा चुन के चला गया या फिर उसने और कोई पद संभाल लिया, कहीं गवर्नर वगैरह बन गया, तो ऐसी सब परिस्थितियों में वो क्या होगा, उसको उस पद को भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब डिप्यूटी चेयरमैन होने के पद को भी बाय डिफॉल्ट छोड़ना पड़ेगा जैसे ही उसकी राज्यसभा की मेंबरशिप चली जाएगी। दूसरे नंबर पर रेजिग्नेशन की बात, दूसरे नंबर पे रेजिग्नेशन की बात। हमेशा दोस्तों जो डिप्यूटी चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन देगा वो किसको देगा, चेयरमैन को देगा, चेयरमैन को देगा। डिप्यूटी चेयरमैन हमेशा अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, किसी भी आधार पर वो नौकरी नहीं करना चाहता है तो वो चेयरमैन को दे देगा। तीसरे नंबर पर रिमूवल की बात। अगर आपको डिप्यूटी चेयरमैन साहब को हटाना है तो आपको इस संबंध में रेजोल्यूशन पारित करना है, आपको इस संबंध में रेजोल्यूशन पारित करना। और रेजोल्यूशन कहां में पारित होगा, राज्यसभा के अंदर होगा। आपको मेजोरिटी चाहिए होगी टोटल मेंबरशिप की 50% + 1, 50% + 1 की आपको मेजोरिटी चाहिए। अगर आप वो मेजोरिटी ले आते हो तो उनका रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, और रिमूवल करने से पहले, इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले आपको 14 डेज का नोटिस देना होता है, 14 डेज का नोटिस देना होता है। तो ये डिप्यूटी चेयरमैन के संबंध में सारी बातें हैं। अब आप सोच रहे होगे सर डिप्यूटी चेयरमैन के संबंध में इतनी सारी बातें आपने बता दी, आर्टिकल 90 के अंदर लिखी हुई हैं, चेयरमैन के संबंध में तो कुछ बताया नहीं। बताया तो मैंने, चेयरमैन का तो एक ऐसा पद है जो सीधे तौर पर वाइस प्रेसिडेंट के पद से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जब तक उस वाइस प्रेसिडेंट के पद पर बना हुआ है वो व्यक्ति चेयरमैन। अगर कल को वो किसी भी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट के पद को छोड़ देता है, रिजाइन कर देता है, रिमूव कर दिया जाता है या और कोई परिस्थिति बनती है तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन के पद से हट जाएगा। और जो नया व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के पद पे आएगा, नया व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो बाय डिफॉल्ट फिर से चेयरमैन बन जाएगा। तो वो तो एक ऐसा पद है जो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है वीपी के पद से। ठीक है, क्लियर है, तो सारी वही बातें वहां पे लागू होती हैं। पर क्योंकि डिप्यूटी जो चेयरमैन था वो राज्यसभा से चुना गया था, इसलिए उसके संबंध में आर्टिकल 90 ये सारी व्यवस्था बेसिक सी करता है जो आप लोगों को याद करनी होगी। ठीक है, अब मुझे एक बार फटाफट से बता दो कि स्पीकर के संबंध में मैंने आपको आर्टिकल 93, 94 वगैरह पढ़ाए, 96 बताया, 98 में सेक्रेटेरिएट वाली बात बताई, और फिर ये चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन समझाए आर्टिकल 89 और 90 में। इनमें से लेके कोई भी बात, कोई भी परेशानी आप लोगों के मन में है? अभी तक सब कुछ ठीक है? इम्पीचमेंट बेटा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हम लोग कभी भी डिप्यूटी चेयरमैन या स्पीकर वगैरह के रिमूवल के लिए। इम्पीचमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रेसिडेंट के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस वगैरह के लिए लागू होती है। बेटा सवाल क्या है आकांक्षा, वो पूछो, क्या सवाल है? 98 में सेक्रेटेरिएट की बात की गई है, सपोर्ट स्टाफ की बात की गई है। लोकसभा का अपना सेक्रेटेरिएट होगा, राज्यसभा का अपना सेक्रेटेरिएट होगा।
आर्टिकल बेटा याद करने पड़ेंगे अब आपके बिहाफ पे, मैं थोड़ी ना आर्टिकल याद करूंगा, आर्टिकल तो आपको ही पढ़ोगे 4-5 बार होने लगेगा, पढ़ो तो सही। सर इफ डिप्यूटी स्पीकर इज रिमूव्ड देन हिज मेंबरशिप इन राज्यसभा सीजेस और नॉट। आप उल्टा क्यों बोल रहे हो? अगर किसी की राज्यसभा की मेंबरशिप चली जाती है तो वो अगर डिप्यूटी स्पीकर के पद पे है तो वहां से हट जाता है। ये है सीधी पढ़ने का तरीका। चलो ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, और कोई क्वेश्चन है तो आखिरी में लिख लेंगे, 5:30 तक पढ़ाऊंगा, आखिरी के 15 मिनट ये ले लेंगे, डाउट वगैरह ले लेंगे, टेंशन ना लो, वही नोट कर लो जो भी क्वेश्चन है आपका। अब देखो लेके चलता हूं मैं आपको सेशंस की तरफ, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब सेशंस की जब बात करेंगे तो 3 चीजों की बात होती है, एक होती है समनिंग, एक होती है प्रोरोगेशन और एक होती है डिसोल्यूशन। तीनों को बारी बारी से समझना है क्योंकि ये शब्दों को लेके बच्चे कई बार परेशान रहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 85 की चर्चा करने वाला हूं, ठीक है, समनिंग, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। समनिंग, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। ये तीनों शब्द हैं, इनको समझना है, इनके एक्सटेंट को जानने की कोशिश करनी है, और सबसे पहले देखना है आर्टिकल 85। और देखिए समझने वाली बात है सारी, ज्यादा आगे मत भागिएगा, जो बताया जाए उसको उसी समय पर समझने की कोशिश करिएगा। आर्टिकल 85 provides that the president shall from time to time summon each house of parliament to meet at such time and place as he thinks fit। कहने का मतलब है सबसे पहली चीज आपको सीखनी है समनिंग। समनिंग, समनिंग का मतलब क्या है? बुलाना, बुलावा भेजना। और इसके संबंध में पावर किसके पास है दोस्तों? प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? समय समय पर सम्मन भेजेंगे, किसको? लोकसभा को और राज्यसभा को। किस लिए? कि वो आए और अपने सेशंस कंडक्ट करें। ये बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं, सीख ही गए हैं, कई बार हमारी डिस्कशन में रिपीट हो गई है कि लोकसभा और राज्यसभा हर समय सेशन में नहीं रहते, हर समय वो सेशन में उपलब्ध नहीं रहते। सेशन होता है, फिर ब्रेक होता है, फिर सेशन होता है, फिर ब्रेक होता है, फिर सेशन होता है, फिर ब्रेक होता है। तो लगातार बैठेंगे 1.5-2 महीने के लिए, फिर ब्रेक आएगा, फिर लगातार बैठेंगे 1.5-2 महीने के लिए, फिर ब्रेक आएगा। तो इस तरीके से काम होता है। तो आपने सुना भी होगा विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, समर सेशन, ये क्या है? अलग अलग सेशंस में सदन बैठता है अपने काम को करने के लिए। अब इसके बारे में जो समनिंग होती है, जो बुलावा जाता है कि आओ भाई सेशन कंडक्ट करो, ये किसकी तरफ से जाता है? प्रेसिडेंट की तरफ से। तो प्रेसिडेंट साहब सम्मन करते हैं हमारे सदनों को, पार्लियामेंट के, समय समय पर, जब उनको जरूरत लगती है, जब उनको ठीक लगता है। कहने की बात है, जब उनको ठीक लगती है, एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, एक शेड्यूल होता है कैलेंडर का कि आप कब से कब तक सदन बैठेगा, उस हिसाब से सारी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, क्लियर है। पर एक इंपॉर्टेंट रूल है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू, द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 months। ये बहुत बड़ा रूल है। पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में 6 महीनों से ज्यादा, 6 महीनों से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। मानो एक सेशन हुआ था और वो सेशन खत्म हुआ 31 जनवरी को फॉर एग्जाम्पल, तो अगला जो सेशन है वो 6 महीनों के अंदर हो जाना चाहिए। और 6 महीनों की गिनती कब से शुरू होगी? 1 फरवरी से, क्योंकि 31 दिसंबर को सेशन खत्म हुआ, तो 1 फरवरी से 6 महीनों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त। तो 1 अगस्त से पहले पहले दूसरा सेशन शुरू हो जाना चाहिए, चाहे वो जुलाई में हो जाए, चाहे मई में हो जाए। ये रूल है कि कभी भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीनों से ज्यादा का गैप नहीं होगा। ये रूल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों समनिंग की बात। अब बात करते हैं प्रोरोगेशन की। प्रोरोगेशन का मतलब क्या है? द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम ए प्रोरोग द हाउस और ईदर हाउस, डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल। डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल, पहले तो ये प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है इसको समझो। प्रोरोगेशन का मतलब होता है एडजॉर्न करना, मतलब एडजॉर्न करना। जब किसी भी
कभी भी जो सेशन हो रहा है अगर उसका बिजनेस पूरा हो जाए, काम पूरा हो जाए, वो पर्पस पूरा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उस सदन को प्रोरोगेट कर देते हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट साहब है वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि हम इस सेशन को अब खत्म कर रहे हैं, प्रोरोगेशन इसका शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो दो शब्द हैं जिसको लेके कई बार आप लोग परेशान रहोगे, उनको समझ लो। एक शब्द होता है प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन, और एक शब्द होता है डिसोल्यूशन। एक शब्द होता है प्रोरोगेशन, एक शब्द होता है डिसोल्यूशन, और दोनों के संबंध में प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होती है। प्रोरोगेशन का मतलब होता है एडजॉर्न करना। जैसे मानो सेशन बैठा, ठीक है, सेशन बैठा, अब कोई भी सेशन है, जैसे मॉनसून सेशन फॉर एग्जांपल ले लो, अब 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए लगातार बैठने वाला है लोकसभा राज्यसभा, तो उसमें उसका पूरा एजेंडा होता है कि हमें इस 1-1.5 महीने के अंदर कौन कौन से नियम कानून बनाने हैं, कौन कौन से बिल पारित होने हैं, पूरा उसका ऑब्जेक्टिव होता है। मान लीजिए वो चलता रहा, कार्रवाई चलती रही, और एक दिन ऐसा आया कि जो भी हमारा एजेंडा था उस मॉनसून सेशन का, वो कंप्लीट हो गया, सारे वो कानून बन गए। अब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, एक घोषणा जारी करेंगे, और उस घोषणा के माध्यम से क्या करेंगे, उस सदन को प्रोरोगेट कर देंगे। प्रोरोगेट करने का मतलब बोलेंगे कि हाँ, अब हमारा ये मॉनसून सेशन समाप्त होता है, अब हम आपको फिर से मिलेंगे विंटर सेशन में। और मतलब दोनों ही सदनों के संबंध में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, जैसे ही उसका बिजनेस पूरा हो गया, उसका पर्पस पूरा हो गया उस सेशन का, उसको प्रोरोगेट कर दिया जाएगा। अब मुलाकात होगी आपकी अगले सेशन में। तो प्रोरोगेट का मतलब क्या होता है, एक सेशन को खत्म करना, विराम लगाना। ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है भंग करना, सदन को ही भंग कर देना। अब आपको मैंने एक बात बताई थी शुरू में, आप पता नहीं आपको याद है या नहीं, कि देखो राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो तो हमेशा रहेगा, पर लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अगर उसे लग रहा है कि इस लोकसभा में कार्रवाई नहीं चल पा रही है, सरकार वरकार नहीं बन पा रही है, मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है, तो वो सदन को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों शब्दों में फर्क समझिए। डिसॉल्व का मतलब है खत्म करना लोकसभा को, वो जो सारे मेंबर्स हैं उन सबसे अपनी ताकतें छीन लेना, अब दोबारा से इलेक्शन करने पड़ेंगे, दोबारा से नई लोकसभा चुन के आएगी डिसोल्यूशन के बाद में। प्रोरोगेशन का मतलब खत्म करना नहीं होता, प्रोरोगेशन का मतलब ये होता है कि ये सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ, अब आपको मिलेंगे हम लोग अगले सेशन के अंदर। और प्रोरोगेशन दोनों सदनों का हो सकता है, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, पर जो डिसोल्यूशन है वो केवल और केवल लोकसभा का ही हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, क्लैरिटी आ गई दोनों पॉइंट्स को लेकर? बताओ फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलो, अब ये तो हो गया आपका प्रोरोगेशन की बात, डिसोल्यूशन की बात। अब देखो आर्टिकल 88 है, वैसे छोटा सा डिस्कशन है, पर मैं सोच रहा हूं कि इसको क्या छोड़ूं, हल्का सा हम लोग टच अपॉन कर लेते हैं। आर्टिकल 88 को देखो, आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 बात करता है मिनिस्टर्स की और हमारे अटॉर्नी जनरल की। अभी अटॉर्नी जनरल हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, पर आपको हल्का सा आइडिया दे दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बोला जाता है आर्टिकल 88 के अंदर, हर एक व्यक्ति जो मिनिस्टर होने का पद संभाल रहा है और जो व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पे बैठा है, इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों के पास ये अधिकार होगा, ये अधिकार होगा कि वो बोल सकेंगे और सदनों की कार्यवाही के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे, फिर वो चाहे लोकसभा हो, फिर वो चाहे राज्यसभा हो। इसी प्रकार मान लीजिए अगर दोनों सदनों की जब ज्वाइंट सिटिंग होगी, आपको याद है ज्वाइंट सिटिंग के संबंध में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। तो अगर कभी ज्वाइंट सिटिंग भी होगी तो वहां पे भी हमारे मिनिस्टर्स, हमारे अटॉर्नी जनरल साहब बोल सकेंगे, अपनी बात को आगे रख सकेंगे। और सदन तो छोड़ो, ज्वाइंट सिटिंग तो छोड़ो, अगर कोई कमेटी वगैरह कॉन्स्टिट्यूट की गई है, कोई कमेटी बनाई है जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस है, उस कमेटी के अंदर भी
पार्टिसिपेट करने का, बोलने का अधिकार है इन लोगों के पास। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई ये वाली बात। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है, जो मिनिस्टर का पद संभाल रहा है या अटॉर्नी जनरल होने का पद संभाल रहा है, उसके पास अधिकार होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स के अंदर। ठीक है, सदनों की जॉइंट सिटिंग्स वगैरह के अंदर भी वो प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी बात को अगर कुछ बोलना चाहता है, अपनी बात को आगे रख सकता है। देखो मिनिस्टर्स का तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मिनिस्टर कौन होगा, लोकसभा का ही कोई मेंबर होगा, राज्यसभा का ही कोई मेंबर होगा। हम लोगों ने कल ही पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति को अगर मिनिस्टर चुना जाता है तो जरूरी है कि वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, और अगर वो नहीं है तो उसे कम से कम 6 महीनों के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होता है। तो मिनिस्टर के बारे में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो सदनों के अंदर बोल सकते हैं, अपनी बात को आगे रख सकते हैं, जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं। पर एक पद है जिसके ऊपर आपको खासा ध्यान देना है, वो है अटॉर्नी जनरल। वो है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ये एक ऐसा पद है जिसके पास ये अधिकार होता है कि भले ही ये सदनों का मेंबर नहीं है, भले ही ये लोकसभा का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, फिर भी ये सदन की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी कर सकता है दोस्तों, और अपनी बात को भी आगे रख सकता है, अपनी बात को भी आगे रख सकता है। पर इसके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, वोट नहीं डाल सकता क्योंकि मेंबर नहीं है। वोट डालना तो केवल मेंबर के पास ही अधिकार होता है। अटॉर्नी जनरल वोट डालने के अलावा सब कुछ कर सकता है, बोल भी सकता है, अपनी बात को आगे रख सकता है, कार्रवाई में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब अटॉर्नी जनरल होता कौन है? अटॉर्नी जनरल होता है केंद्रीय सरकार का वकील, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी सरकार को, यूनियन को लीगल एडवाइस देता है, कानूनी सलाह देता है, और कोर्ट के अंदर, न्यायालयों के अंदर हमारे यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनियन के खिलाफ जब केस वगैरह होते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ही करने। डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा अलग से सेपरेटली पढ़ाऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है। अभी बस इतने तरीके से समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो यूनियन को कानूनी सलाह दे और यूनियन का रिप्रेजेंटेशन करे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। और यही दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल है, इसके पास अधिकार होता है कि ये पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स के अंदर। ठीक है, हमारे सदनों की प्रोसीडिंग्स के अंदर अपनी बात को भी आगे रख सकता है लीगल एडवाइजर होने के नाते। ठीक है, ये तो हो गई छोटी सी बात आर्टिकल 88 की। हाँ, पर ये बात रखना, वोट करने का अधिकार नहीं है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, वोट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 जो है बात करता है कोरम की। ये कोरम का भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें तो मैंने आपको बता दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाली बात कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 100 जो है वो बात करता है कोरम की, बात करता है कोरम की। ये कोरम की बात क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आर्टिकल 100 कहता है कि जो भी सवाल है, ऑल क्वेश्चंस एट एनी सिटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस shall be determined by a majority of votes of the members present and voting other than the speaker and person acting as chairman or speaker। देखो बहुत बेसिक सी बात बोली गई है। मान लीजिए किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो रही है या कोई भी फैसला लिया जाना है सदन के अंदर, तो नियम ये है कि उस समय पर उस सदन के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी जो मेजॉरिटी है जो बोलेगी वही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल सदन के अंदर 100 लोग मौजूद हैं, ठीक है, 100 में से जो 51 लोग बोलेंगे वही बात मानी जाएगी। और इसमें, इस वोटिंग के प्रोसेस में ना ही स्पीकर पार्टिसिपेट करेगा लोकसभा का, ना ही चेयरमैन पार्टिसिपेट करेगा राज्यसभा का। ठीक है, वो वोट नहीं करते हैं पहले लेवल पर। तो दो बातें हमको सीखने को मिली। पहली बात कि सदन के अंदर जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उनकी
मेजोरिटी के आधार पे लिए जाते हैं, उनकी मेजोरिटी के आधार पे लिए जाते हैं, मतलब 50% प्लस 1 लोग जो बोलते हैं वही होता है, जिसमें स्पीकर और चेयरमैन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वोट डालते नहीं है पहले लेवल पर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि ड्रॉ हो जाए, टाई हो जाए, कि 100 लोग थे जो प्रेजेंट और वोटिंग थे, एक तरफ 50 हो गए, एक तरफ 50 हो गए। मान लो कोई भी पॉलिसी है जिसके लिए 50 लोग बोल रहे हैं कि पॉलिसी आनी चाहिए, दूसरे 50 लोग बोल रहे हैं पॉलिसी ना आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में ही जो स्पीकर है और जो हमारा चेयरमैन है वो वोट डालता है, और उसका वो डिटरमाइनिंग वोट होता है, वो टाई तोड़ने के लिए होता है। ठीक है, तो जिस तरफ स्पीकर वोट डाल देगा वो काम हो जाएगा, जिस तरफ चेयरमैन वोट डाल देगा वो काम हो जाएगा। तो कभी भी जब टाई की स्थिति हो तभी चेयरमैन या स्पीकर वोट डालते हैं, अदरवाइज वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं स्पीकर और चेयरमैन। इसका लॉजिक क्या है भाई, वो प्रिसाइड कर रहे हैं हाउस को, तो उनको अपनी वो पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है, न्यूट्रलिटी दिखानी पड़ती है, इसलिए वो पहले लेवल पर वोट नहीं डालते हैं। वो वोट तभी डालते हैं जब टाई की सिचुएशन होती है, और बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में कभी टाई की सिचुएशन हो गई तो हो गई। ठीक है, आखिरी में बात कोरम की। देखो, the quorum to constitute a meeting of either house of the parliament shall be 1/10 of the total number of membership। मतलब चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, अगर इसके अंदर आपको कोई भी मीटिंग करनी है तो आपको एक कोरम चाहिए होता है। कोरम का मतलब क्या है कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए किसी भी मीटिंग को करने के लिए, राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर कम से कम कितने लोग चाहिए, क्योंकि टोटल मेंबरशिप तो देखो लोकसभा की कहां है, कितनी है 550, राज्यसभा की कितनी है 250। ठीक है, तो टोटल मेंबरशिप तो बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको कोई मीटिंग करनी है तो आपको कम से कम कितने लोग चाहिए, ये है कोरम का फंडा। और कोरम बहुत कम रखा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे कम कोरम है 1/10 बस। अगर केवल 1/10 लोग उपलब्ध हैं आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप, तो आप लोकसभा की मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, राज्यसभा की मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। 1/10 कितना हो गया, 1/10 तो कितना 10% लोग चाहिए आप लोगों को, मात्र टोटल मेंबरशिप के केवल 10% लोग भी उपलब्ध है तो आप मीटिंग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बात। ये हो गई दोस्तों कोरम की बात। तो आर्टिकल 100 में आप क्या याद रखोगे, आर्टिकल 100 में दो बातें याद रखने हैं। कोई भी फैसला होता है मेजोरिटी के आधार पे होता है, जिसमें पहले लेवल पे स्पीकर या फिर चेयरमैन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल टाई की परिस्थिति में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो कोरम है वो है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। हाँ बेटा, डिप्यूटी स्पीकर वोट कर सकते हैं, डिप्यूटी चेयरमैन भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो स्पीकर नहीं है और डिप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है तो वोट नहीं करेंगे। ठीक है, जो प्रिसाइड कर रहा होता है ना सदन को, जो सदन को चला रहा होता है, संचालन कर रहा होता है, वो वोट नहीं करता है। ठीक है, चलो ये हो गया दोस्तों आपका आर्टिकल 100। अभी तक मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी वगैरह पी लो आप सभी लोग, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। 1 घंटा हो गया हम लोगों को डिस्कस करते हुए। क्या 102 में क्या समझ नहीं आया, कितनी सिंपल सी बातें आप लोगों को समझ नहीं आती हैं, तब ध्यान नहीं देते हैं। देखो सिंपल, मैंने कैसे याद किया था वैसे ही बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति एक सभा में एक टाइम पर दोनों सदनों का पार्ट नहीं बन सकता, पार्लियामेंट का, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी एक ही व्यक्ति एक समय पर मेंबर हो, पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से कोई भी एक व्यक्ति एक समय पर पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं बन सकता। बस 2 के अंदर दूसरी बात लिखी है, 1 के अंदर पहली बात लिखी है, बस इतनी छोटी सी 2 बातें हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब जो अगला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो होने वाला है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर।
मजेदार टॉपिक है, बढ़िया, मजा आएगा आप लोगों को। तो हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के अंदर आर्टिकल 107 से शुरुआत करेंगे, छोटी छोटी सी बातें नोट करते हुए चलेगा। पर इसके अंदर डिस्कशन आएगा मनी बिल का। मनी बिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मनी बिल को थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। पूरी कोशिश करना दम लगा के कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोग समझ पाओ। अगर आप लोगों ने समझ लिया तो काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, तो हम लोग काफी आगे आ गए। हमारा जो कल का सेशन होगा उसमें हम लोग स्टेट से शुरू कर देंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव पे पहुंच जाएंगे। वैसे बताओ, और बताओ सर, 1 मिनट भी नहीं हो पाता। अरे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ब्रेक ही चल रहा है, आप ब्रेक ही लो। और बताओ क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी समझ में आ रहा है? जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासेस में वो आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं देखो बेटा भाग्यश्री, इस बात को समझने की कोशिश करो, हम लोगों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये सोच के चलेंगे ना कि हमें हर एक आर्टिकल का हर पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे तो कभी कवर ही नहीं हो पाएगा, और केवल कवर करने की बात नहीं, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, हम चीजों को उतना ही पढ़ते हैं जितना उनको पढ़ना जरूरी है। मैंने क्यों बताया आपको क्लॉज 1 और क्लॉज 2? क्योंकि वहां से एमसीक्यू आ सकता है, दैट इज द ओनली पर्पस, ठीक है। तो ऐसा कभी परेशान नहीं हो जाना कि सर वो वाला कहाँ रह गया, सर ये वाला कहाँ रह गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा संविधान, मतलब बहुत बड़ा स्टैच्यूट है, ठीक है। तो हमको हमेशा कोशिश करनी होती है कि जितनी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली चीजें हैं ना वो हमारी क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो, गिन चुन के अगर आप मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, वही क्वेश्चंस आते हैं घूम फिर के। और गेम क्या होता है कि कौन उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लिख लेता है, तो हमको उस तरफ मेहनत करनी है। हाँ, बहुत ज्यादा सिलेबस है पर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। देखो, समझने वाली चीज है, अगर आप समझते चलोगे तो कुछ भी ज्यादा नहीं है। सिलेबस की आप चिंता मत करो, वो मेरी चिंता है, आप टेंशन ना लो। आप तो बस इतना सोचा करो कि मैं जो मेरे को जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, मेरे को बस वो समझ में आए। कोई बात नहीं, क्लास नहीं ले पाए तो कवर अप कर लो। ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है, ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है कि किसी भी समय पे आप कवर अप कर सकते हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर आर्टिकल 101 में थर्ड क्लॉज में डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल का अकॉर्डिंग लिखा है। देखेंगे एंड में, एक बार दोबारा पूछ लेना, आर्टिकल खोल के मैं आपको दिखा दूंगा कि किस चीज की बात कर रहे हो। अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उसका कोई इलाज नहीं बेटा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप ऊपर ऊपर से क्यों पढ़ा रहे हो? अच्छा, क्या करें, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हो आप? अच्छा ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। और बताओ? सर मुझे आपकी सारी क्लास क्लियर है, बट सर राइटिंग और रिवीजन करना पड़ेगा। राइटिंग का तो भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती है राइटिंग में बेटा, प्रैक्टिस ही इज द ओनली ऑप्शन। प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी राइटिंग सुधरेगी। सॉलिसिटर जनरल अभी नहीं बेटा, जब आएगा टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चल ठीक है, हो गया ब्रेक, आ जाओ फटाफट। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आर्टिकल 107 आपको समझना है सबसे पहले। आर्टिकल 107 प्रोवाइड्स दैट एक्सेप्ट मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स अ बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो, जब बिल की बात करते हैं ना हम लोग, अब बिल होता क्या है उसको समझो सबसे पहले। तो देखो, सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, मतलब हमारी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी प्रक्रिया होती है बेटा, वो कैसे होती है? बिल के माध्यम से होती है। एक बिल पेश किया जाएगा, अब वो बिल पारित होगा तो ये माना जाएगा कि वो सदन जो है उसने हाँ बोल दिया है कि वो चाहता है कि ये कानून बने। फिर वो बिल दूसरे हाउस में जाएगा,
फिर दूसरे हाउस में भी यही सेम प्रक्रिया होगी। मान लो अगर दूसरे हाउस ने भी उस बिल को पारित कर दिया तो माना जाता है कि दूसरे हाउस ने भी अपनी हामी दे दी है कि ये जो बिल है वो कानून बन जाए, और आखिरी में मामला जाता है प्रेसिडेंट साहब के पास और प्रेसिडेंट साहब अपनी एसेंट दे देते हैं। तो कोई भी कानून हो, कोई भी प्रक्रिया हो, उसका यही सफर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल बिल्स की बात करते हैं। जो नॉर्मल बिल्स हैं उनमें क्या है, तो नॉर्मल बिल्स जो होते हैं, नॉर्मल बिल्स का मतलब है कि ऐसे बिल जो मनी बिल नहीं है, ऐसे बिल जो फाइनेंशियल बिल नहीं है। और वो मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है, अभी पढ़ेंगे आगे। ऐसे बिलों को पेश किया जा सकता है दोस्तों लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। पॉइंट बाय पॉइंट नोट कराता हुआ चलूंगा, आप सभी लोगों को नोट करना है, वरना कल को फिर परेशान होगी सर हम लोग तो भूल गए। आर्टिकल 107, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल बिल है, नॉर्मल बिल होने का मतलब क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, नोट कर लेना। जो बिल मनी बिल नहीं है, जो बिल मनी बिल नहीं है, और जो बिल फाइनेंशियल बिल नहीं है। जो बिल मनी बिल नहीं है, जो बिल फाइनेंशियल बिल नहीं है, उनको कहते हैं हम नॉर्मल बिल। और नॉर्मल बिल के संबंध में कानून क्या होता है कि ये लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकते हैं, राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकते हैं। इनिशिएट का मतलब इंट्रोड्यूस हो सकता है। शुरुआत इनकी लोकसभा से भी हो सकती है, शुरुआत इनकी राज्यसभा से भी हो सकती है। सबसे पहली तो ये बात है। ठीक है, इसके बाद कोई भी बिल, a bill shall not be deemed to have been passed by houses of parliament unless it has been agreed to by both houses either without amendment or with such amendment only as are agreed to by both houses। अब देखो इसको समझना, कोई भी बिल जब पेश होगा, चाहे राज्यसभा में पेश हो, चाहे राज्यसभा में पेश हो, चाहे लोकसभा में पेश हो, अब क्या होगा, या तो ये होगा कि जैसा बिल पेश किया गया उसको वैसे का वैसा ही स्वीकार कर लिया जाएगा कि अच्छा ये 4 पॉइंट लिखे हैं, चारों पॉइंट हमें सही लग रहे हैं, इसको हमने पास कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वही बिल पास होकर दूसरे सदन में पहुंचा, पर मान लो दोस्तों जब वो दूसरे सदन में पहुंचा तो वहां पे दूसरे सदन ने कहा कि हमको ये जो बिल जैसा पास होके आया है लोकसभा से पसंद नहीं आता, हमें तो इसमें कुछ बदलाव करने हैं, कुछ अमेंडमेंट करने हैं, कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ जो अभी ये तीसरी लाइन लिखी हुई है इसको हटाना है, इसकी जगह कोई तीसरी नई लाइन लानी है फॉर एग्जाम्पल। तो इसको बोलते हैं कि बिल के अंदर अमेंडमेंट लाया जा रहा है। तो वो जो दूसरा सदन है उस बिल में वो बदलाव कर देगा, और बदलाव करने के बाद उस बिल को पारित कर देगा। अब क्या होगा, ये बिल प्रेसिडेंट पे नहीं जाएगा, ये बिल वापस से जाएगा पहले वाले हाउस के पास, और उसको दिखाया जाएगा कि देखो उस दूसरे सदन ने ये बदलाव किया है, आप इस बदलाव से एग्री करते हो। अगर ये दूसरा हाउस अपने उस बदलाव से एग्री कर लेगा तो इस बिल को पारित मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है प्रोसेस क्या होता है कि पहले हम फर्स्ट हाउस पे गए, और फर्स्ट हाउस कोई भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। तो पहले हम फर्स्ट हाउस पे गए, वहां पे बिल दिखाया, और मान लो बिल में कोई भी संशोधन नहीं हुआ, कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही पास कर दिया फर्स्ट हाउस ने। फिर वो पहुंच गया सेकेंड हाउस पर, और मानो सेकंड हाउस में भी यही हुआ कि उसने भी कोई चेंजेस नहीं किए, कोई भी प्रक्रिया नहीं बताई, ये नहीं बोला कि इसमें ये बदलाव कर दो वो बदलाव कर दो। जैसा बिल पास होकर आया फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस के पास गया, सेकंड हाउस ने वैसे का वैसा ही पारित कर दिया, पास कर दिया। तो कोई टेंशन है ही नहीं, सीधे वो पहुंच जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट साहब जैसे ही हाँ बोल देंगे वो कानून बन जाएगा। 80% सिचुएशन में दोस्तों यही होता है। पर मानो क्या हुआ, एक सिचुएशन ऐसी हुई कि फर्स्ट हाउस ने किसी बिल को पास किया और उसने उस बिल को वैसा ही पास कर दिया जैसा वो आया था। फिर वो गया सेकंड हाउस में, पर सेकंड हाउस ने क्या किया, उसके बिल के अंदर थोड़े से अमेंडमेंट कर दिए, थोड़े से चेंजेस कर दिए, थोड़े से अमेंडमेंट कर दिए। पहले हाउस ने वो बिल जैसा था वैसे ही पास किया, सेकंड हाउस ने उसमें थोड़े से बदलाव कर दिए, और सेकंड हाउस ने बदलाव करके उसे पास कर दिया। तो यहां से बदलाव करके वो सीधा प्रेसिडेंट में नहीं जाता है, क्योंकि इन बदलावों को भी तो हामी लेनी पड़ेगी फर्स्ट हाउस की, क्योंकि फर्स्ट हाउस के सामने तो ये बदलाव थे नहीं, है तो सेकंड हाउस ने किए। तो जो बदलाव किए गए हैं उनके साथ वो बिल वापस से फर्स्ट हाउस के पास आता है, और फर्स्ट हाउस उन बदलावों को डिस्कस करता है, और मान लो ये फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट कर ले उन बदलावों को जो सेकंड हाउस ने कहे हैं कि ठीक है ये बदलाव चाहते हो आप, ठीक है हमें कोई नहीं है। तो फर्स्ट हाउस जब हाँ बोल देगा इन बदलावों के लिए,
तब वो बिल वापस जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अगर कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं है तो रास्ता सीधा है। अगर अमेंडमेंट है तो हमेशा याद रखना कि अमेंडमेंट अगर कोई एक हाउस करता है तो दूसरे हाउस को भी मौका मिलता है उनको हाँ करने का, और जब तक वो दूसरा हाउस हाँ ना कर दे तब तक उसे प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजते हैं असेंट के लिए। ये रूल है, ये नियम है जो हमें हमेशा फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक और चीज छोड़ लो, प्रोरोगेशन वाली बात। मैंने अभी आपको प्रोरोगेशन का मतलब बताया था। क्या बताया था प्रोरोगेशन का मतलब बेटा? कि जब भी किसी सेशन का पर्पस पूरा हो जाता है तो प्रेसिडेंट साहब उस हाउस को प्रोरोगेट कर देते हैं, मतलब उस सेशन को समाप्त कर देते हैं। तो मान लो कोई भी बिल है जिसके ऊपर चर्चा वर्चा चल रही थी पर काम पूरा नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, और प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगा कि चलो यार प्रोरोगेट कर देते हैं। तो अगर कभी भी कोई बिल पेंडिंग रह जाए, ध्यान से सुनना, कोई भी बिल है जो पेंडिंग है, मतलब वो अभी पास नहीं हो पाया दोनों सदनों से, और पेंडिंग रहते रहते हाउस को प्रोरोगेट कर दिया गया, तो आप याद रखिएगा हाउस प्रोरोगेट होने की वजह से वो जो बिल है वो लैप्स नहीं होता है। हाउस प्रोरोगेट होने की वजह से वो बिल लैप्स नहीं होता है। लैप्स होने का मतलब क्या है? वो बिल खत्म नहीं होता है। खत्म नहीं होता है क्या मतलब क्या है? कि अभी तो हाउस प्रोरोगेट हो गया, अब जब नया सेशन शुरू होगा, अगली बार जब सदन दोबारा बैठेगा तो वो प्रक्रिया को वहीं से रेज्यूम कर सकता है जहां पे उसने उस प्रक्रिया को छोड़ा था। दोबारा से एक नया बिल पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही जो बिल पेंडिंग था वही चला आएगा पेंडिंग रहते हुए ही, और जहां पे आप काम को छोड़ के गए थे वहीं से उसको रेज्यूम कर सकते हो। तो याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा। आप जो इधर हिस्ट्री ज्योग्राफी पे ध्यान दे रहे हो ना, वो नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि अगर कोई हाउस प्रोरोगेट हो जाए और बिल पेंडिंग हो तो याद रखना, ये गलती मत करके आना, वो बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात, अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स which has not been passed by the House of People shall not lapse on the dissolution of the House of the People। ठीक है, अब देखो राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, उसके तो डिसोल्यूशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पर लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लोकसभा के संबंध में ऐसी प्रक्रिया है कि उसे डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो मान लीजिए दोस्तों कोई भी बिल है, ये देखो दोस्तों थोड़ी कठिन बातें हैं, आपको सुननी पड़ेंगी, बहुत ध्यान से सुननी पड़ेंगी, हो सकता है क्लास दोबारा भी देखनी पड़े, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। मान लीजिए दोस्तों कोई भी बिल है और वो बिल पेंडिंग है, दोस्तों राज्यसभा के सामने, अभी राज्यसभा में उसके ऊपर चर्चा चल रही है, लोकसभा ने उसके ऊपर अभी कोई चर्चा करी नहीं है। मानो वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, राज्यसभा में पेंडिंग है, वहीं पे चर्चा चल रही है, लोकसभा तक अभी बात पहुंची नहीं। इसी दौरान क्या हो, वो जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाए किसी भी कारण, मानो उसका टर्म पूरा हो जाए या फिर प्रेसिडेंट साहब उसको डिसॉल्व कर दे, तो वो जो बिल है जो राज्यसभा के सामने पेंडिंग है वो लैप्स नहीं होता है, वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होता है। तो अगर कोई भी बिल है जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा में ही पेंडिंग है, अभी राज्यसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है, अभी लोकसभा तक वो बिल पहुंचा नहीं है, तो वो लैप्स नहीं होता है लोकसभा के डिसॉल्व होने की वजह से। मतलब कल को जब नई लोकसभा आएगी वो उस बिल को देख सकेगी, दोबारा से नया बिल लाने की जरूरत नहीं होगी। तो कोई भी बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, अभी लोकसभा तक पहुंचा नहीं है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो उस बिल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस डिसॉल्यूशन का। लैप्स का मतलब बेटा बताया तो अभी, लैप्स का मतलब होता है खत्म होना, बिल का खत्म होना। बिल के खत्म होने का मतलब क्या है कि आपको दोबारा से बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो लैप्स नहीं होता है मतलब आपको बिल दोबारा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। अब
आखिरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात, कोई भी बिल है, कोई भी बिल है जो लोकसभा में पेंडिंग है या फिर लोकसभा के द्वारा पास किया जा चुका है और राज्यसभा में पेंडिंग है, ऐसा बिल लोकसभा के डिसोल्यूशन पे लैप्स हो जाता है ऐसा बिल लोकसभा के डिसोल्यूशन पे लैप्स हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी बिल है, मान लीजिए कोई भी बिल है जिस बिल को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और ऐसा बिल उस लोकसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया। अब वो पहुंचा राज्यसभा में और राज्यसभा में ये बिल पेंडिंग था, और इसी दौरान जब राज्यसभा में ये बिल पेंडिंग था, जो लोकसभा है वो हो गई डिसॉल्व, जो लोकसभा है वो हो गई डिसॉल्व दोस्तों, जो लोकसभा है वो हो गई डिसॉल्व। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो बिल है जो लोकसभा के द्वारा पारित हो चुका था पर राज्यसभा में पेंडिंग था, वो लैप्स हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स होने का मतलब क्या है? खत्म हो जाएगा। मतलब कल को जब दोबारा नई लोकसभा बनेगी तो आपको उस बिल को दोबारा से पेश करना पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ पाए? इन दोनों में फर्क समझ पाए हो आप? तो अगर कोई भी बिल होता है, अगर कोई भी बिल होता है जो लोकसभा तक नहीं पहुंचा होता है, लोकसभा ने नहीं पास किया होता है, राज्यसभा में ही पेंडिंग होता है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, तो वो बिल लैप्स नहीं होता है। पर अगर कोई बिल है जिसको लोकसभा ने पास कर दिया है पर राज्यसभा पे पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो वो बिल लैप्स हो जाता है। इसमें एक और बात है आखिरी में, मान लीजिए कोई भी बिल है जो लोकसभा पे ही पेंडिंग है, लोकसभा ने पास ही नहीं किया, लोकसभा पे ही पेंडिंग है, राज्यसभा तक अभी पहुंचा ही नहीं, लोकसभा के लेवल पे ही पेंडिंग है और लोकसभा पेंडिंग रहते रहते ही डिसॉल्व हो जाती है, तो ये बिल भी दोस्तों लैप्स हो जाता है, ये बिल भी दोस्तों लैप्स हो जाता है। तो आसान सी बात आपको इतनी सी याद रखनी है कि अगर कोई भी बिल है, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक लाइन में मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आपको फॉर्मूला बता रहा हूं याद रखने का। मान लीजिए दोस्तों कोई भी बिल है जो या तो लोकसभा के सामने पेंडिंग है या फिर लोकसभा ने पारित कर दिया है, पास कर दिया है, कोई भी बिल हो जो या तो लोकसभा के सामने पेंडिंग है या फिर लोकसभा ने पास कर दिया है और वो बिल राज्यसभा के सामने पहुंचता है या फिर अभी पहुंचा नहीं है, इन परिस्थितियों में वो जो बिल है वो लैप्स हो जाएगा, वो बिल लैप्स हो जाएगा। पर अगर कोई बिल है जो राज्यसभा के पास पेंडिंग है, जो अभी तक लोकसभा के पास पहुंचा नहीं है, ऐसा बिल लोकसभा के डिसॉल्व होने पर लैप्स नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। बिल कौन सा लैप्स होगा? जो लोकसभा के सामने पेंडिंग है या लोकसभा ने पास कर दिया है। कौन सा बिल लैप्स नहीं होगा? जो राज्यसभा के सामने पेंडिंग है और जिसके संबंध में लोकसभा ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन बेटा आखिरी के अभी 15 मिनट में लेंगे, अभी चीजों को समझने की कोशिश करो। आ गई ये वाली बात समझ में? लैप्स कब होगा कब नहीं होगा? आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? एक बार वाई टाइप करो। समझ में आई बात? क्लियर है? याद रख लोगे? ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा एमसीक्यू में 100%। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं, यही दिमाग आपका घुमाएंगे, इन्हीं से आपको बचना है। बच गए तो बहुत बढ़िया, नहीं बच गए तो फिर बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? और फंडा क्या है? वही याद करना कि लोकसभा ने पास कर दिया या लोकसभा में पेंडिंग है तो लैप्स हो जाएगा। अगर राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा ने कोई डिसीजन ले लिया उसके मुकाबले बारे में,
तो वो लैप्स नहीं होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। अब छोटा सा डिस्कशन दोस्तों हम लोग करेंगे आर्टिकल 108 का। आर्टिकल 108 का मुझे लग रहा है आज हम लोग मनी बिल पढ़ नहीं पाएंगे। आर्टिकल 108 का जो बात करता है जॉइंट सिटिंग की, जो बात करता है जॉइंट सिटिंग की। देखो जॉइंट सिटिंग से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। आर्टिकल 108 क्या कहता है? इफ आफ्टर ए विल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस एंड bill is rejected by the other house, houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill, more than 6 months elapse from the date of the reception of the bill by the other house without the bill being passed by it, the president may notify to the house his intention to summon them to meet in a joint sitting. देखो ध्यान से सुनो, पहले मैं बोलता हूं फिर मैं लिख दूंगा। मान लीजिए दोस्तों कभी भी ऐसा हो जाए, मान लीजिए कभी भी ऐसा हो जाए कि कोई भी बिल है, कोई भी एक बिल है जिसको एक सदन ने तो पास कर दिया है, कोई भी एक बिल है जिसको फर्स्ट हाउस ने, कोई भी हो सकता है फर्स्ट हाउस, लोकसभा और राज्यसभा हो, फर्स्ट हाउस ने तो पास कर दिया है, पर जब वो सेकंड हाउस के पास गया है, सेकंड हाउस के पास गया है तो उसने उसे पास करने से मना कर दिया है। पहली सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लो कोई बिल है, फर्स्ट हाउस ने तो उसे पास कर दिया है, सेकंड हाउस उसके संबंध में कुछ अमेंडमेंट्स बता रहा है, कुछ बदलाव बता रहा है, कुछ अमेंडमेंट्स बता रहा है, जो अमेंडमेंट्स पहले वाले हाउस को स्वीकार्य नहीं है। तो एक ऐसा बिल जिसमें दोनों सदन एक बात पर नहीं पहुंच पा रहे अमेंडमेंट्स को लेके। दूसरी परिस्थिति तो ये है। तीसरी परिस्थिति है जहां पे कोई भी बिल है जो फर्स्ट हाउस के द्वारा तो पास कर दिया गया है, फर्स्ट हाउस के द्वारा तो पास कर दिया गया है और वो सेकंड हाउस के पास पहुंच गया है, पर उसने सेकंड हाउस ने अभी तक उसको पास नहीं किया है और 6 महीने हो गए हैं इस बात को, मतलब पेंडिंग रहते हुए सेकंड हाउस के पास उस बिल को 6 महीने हो चुके हैं। इन तीनों ही परिस्थितियों में दोस्तों प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि वो दोनों सदनों की, लोकसभा की और राज्यसभा की, जो भी फर्स्ट हाउस हो जो भी सेकंड हाउस हो, दोनों की जॉइंट मीटिंग बुलाएंगे, जॉइंट सिटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि इस बिल को पारित किया जा सके। ठीक है, रिवाइज करा दूं एक बार परिस्थितियां। एक ऐसा बिल जिसको पहले हाउस ने पास कर दिया है, दूसरा हाउस पास नहीं कर रहा है। एक ऐसा बिल जिसको पहले हाउस ने पारित कर दिया पर दूसरा हाउस कुछ अमेंडमेंट बता रहा है जिसको, जो पहले हाउस को एग्री नहीं हो रहे हैं। एक ऐसा बिल जो पहले हाउस ने पास कर दिया, दूसरा हाउस नहीं पास कर रहा है, और ऐसा करते करते 6 महीने हो गए उसको पेंडिंग होते हुए। इन तीनों परिस्थितियों में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। ठीक है, ठीक है। अब ये जॉइंट सिटिंग में काम चलता कैसे है? जब भी दोस्तों जॉइंट सिटिंग होती है दोनों सदनों की, वहां पे जो भी फैसला लिया जाता है वो मेजोरिटी के आधार पर दिया जाता है, मेजोरिटी के आधार पर। किसके आधार पर? मेजोरिटी के आधार पर। If at the joint sitting of the two houses of the bill with such amendments, if any assigned joint sitting is passed by a majority of the total number of members of the both houses present and voting. तो जो भी लोग प्रेजेंट हैं
और वोट कर रहे हैं इस जॉइंट सिटिंग के अंदर, उनकी मेजोरिटी के आधार पर, मेजोरिटी का मतलब 50% प्लस 1 के आधार पर हम लोग कोई भी फैसला लेते हैं कि किसी भी बिल को पास करना है या नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी जॉइंट सिटिंग होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है? उसको प्रिसाइड कौन करता है? प्रिसाइड करते हैं स्पीकर साहब। लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं वो प्रिसाइड करते हैं। और आखिरी बात, कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है मनी बिल के संबंध में। कभी भी मनी बिल के संबंध में जॉइंट सिटिंग दोस्तों नहीं बुलाई जा सकती है। अब ये मनी बिल क्या है अभी आप नहीं समझ पाओगे। उम्मीद तो थी कि मैं आज ही आपको मनी बिल समझा दूं, पर मुझे लग नहीं रहा कि मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है जिसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग का आप याद कर लो, क्या क्या बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये 3 परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति अगर बनेगी तो प्रेसिडेंट साहब जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे। जॉइंट सिटिंग के अंदर कोई भी फैसला मेजोरिटी के आधार पर होगा, प्रेसिडेंट साहब, स्पीकर साहब प्रिसाइड करेंगे, और मनी बिल के संबंध में आप जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो बड़ी एक प्रैक्टिकल सी बात आप सभी लोगों से पूछूंगा, खुद भी दिमाग लगा के देखो। ये क्या लिखा है यहां पे कि जॉइंट सिटिंग के अंदर जो भी फैसला होगा दोस्तों वो मेजोरिटी के आधार पे होगा। जब मैं ये बोलता हूं कि कोई भी फैसला मेजोरिटी के आधार पर होगा, अब आप ये सोचो कि किसका ज्यादा फायदा होगा अगर मेजोरिटी के हाथ पे? ऑब्वियसली वेरी गुड, लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा के मेंबर इतने ज्यादा हैं, 550 लोकसभा के मेंबर्स हैं। राज्यसभा बेचारा कहाँ 250 लोगों में क्या करेगा? तो जॉइंट सिटिंग में जो अपर हैंड रहता है वो लोकसभा का ही रहता है, बिकॉज ऑफ द नंबर्स। तो सिस्टम कुछ ऐसा है जो हल्का सा जॉइंट सिटिंग में लोकसभा को अपर हैंड दे देता है। तो आखिर में 99% केसेस में वही होता है जो लोकसभा कह रही होती है। ऑब्वियस सी बात है, वही होगा, है ना, क्योंकि उन्हीं के पास मेजोरिटी होगी। ठीक है, ये वाली प्रैक्टिकल सी बात थी जो आप समझ गए। चलो, ये तो हो गया दोस्तों आपका जॉइंट सिटिंग वाली बात। अब मनी बिल नहीं, आज नहीं शुरू कराऊंगा, मनी बिल हम लोग कल शुरू करेंगे, कल समझेंगे मनी बिल की बात को। ठीक है, चलो अब हमारे पास बचे हैं लगभग 15 मिनट, तो एक बार तो पहले आप लोगों को मौका दे देता हूं, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लो। पहले मुझे बताओ एक बार सभी लोग कि हम लोगों ने जो भी आज डिस्कस किया, वॉट एवर वी डिस्कस टुडे, आर वी ऑल क्लियर? कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई बात जो समझ में नहीं आई हो? और जिनको सब कुछ समझ में आ गया है एक बार वाई टाइप कर दो। बच्चे ये सब सवाल थोड़ी ना कि सर एजी को क्यों मौका मिलता है। एजी को इसलिए मौका मिलता है बेटा, वो लीगल एडवाइजर है, इसलिए उसको मौका मिलता है, उस नाते मौका मिलता है। अवंतिका निगम क्या सर? आर्टिकल 101 के 3rd क्लॉज। एक तो ये बच्चे ना आर्टिकल को बिल्कुल उसको महाभारत समझ के बैठे हैं। अच्छा, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है लवली बेटा? स्पेसिफिकली क्वेश्चन राइट डाउन करो तो मैं भी रिलेट कर पाऊं। पारुल एक बार अपना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना बेटा, नीचे चला गया, ऊपर चला गया। हाँ प्रिया, ये तो हम 50 बार डिस्कस कर चुके हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। लोकसभा इज टेम्परेरी हाउस और नॉट, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, टेम्परेरी हाउस का मतलब क्या है? सर जॉइंट सीटिंग में प्रेसिडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं बेटा, प्रेसिडेंट मेंबर नहीं है लोकसभा और राज्यसभा के, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
जॉइंट सिटिंग नॉट एप्लीकेबल इन फाइनेंस, हाँ जॉइंट सिटिंग इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या बिल इंट्रोड्यूस एंड पास बाय राज्यसभा एंड पेंडिंग इन लोकसभा, इंट्रोड्यूस एंड पास बाय राज्यसभा एंड पेंड, हाँ लोकसभा में अगर पेंडिंग है तो लैप्स हो जाएगा। एक साथ होते हैं सेशंस बेटा। चलो ठीक है, लगभग वही मोर और लेस एक ही जैसे। इज इट पॉसिबल रोलिंग वोट, डेविड समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। लोकसभा के टेम्परेरी हाउस बोल सकते हैं, क्यों बोलोगे टेम्परेरी हाउस, डिसॉल्व कर सकते हैं इसलिए टेम्परेरी हाउस, 5 साल का टर्म भी तो है इसका। ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना है जो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, एक बच्ची का मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसने बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ था और वो ऊपर भी चला गया, तो चलो ठीक है कोई नहीं, अगर जो भी बच्ची है परेशान नहीं होना है बेटा, एड्रेस कर लेंगे उस क्वेश्चन को भी। चलो अब आपको एक हल्का सा एक बेसिक सा इंट्रो दे देता हूं, ठीक है, कि मनी बिल है क्या, मनी बिल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कवर होता है, जिससे आपको एक हल्का सा पर्सपेक्टिव मिल जाए। देखो आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है मनी बिल के संबंध में, और ये क्या कहता है कि किसी भी बिल को हम मनी बिल मानेंगे अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान होगा, जैसे कि पहला द इम्पोजिशन, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। मतलब अगर टैक्स से जुड़ी हुई कोई भी बात है, अगर टैक्स से जुड़ी हुई कोई भी बात है किसी भी बिल के अंदर, मतलब कोई भी बिल है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि कोई नया टैक्स लगाएंगे, या कोई भी टैक्स लग रहा है उसको हटाएंगे, या कोई भी टैक्स है उसकी अमाउंट को बढ़ाएंगे या उसके अमाउंट को घटाएंगे, मतलब टैक्स से जुड़ी हुई कोई भी पर्सपेक्टिव हो किसी भी बिल के अंदर, उस बिल को हम लोग मनी बिल मानते हैं। तो अगर टैक्स सब्जेक्ट मैटर कभी भी बनेगा किसी भी बिल का, तो वो एक मनी बिल ही कहलाएगा। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, सबसे बड़ी पहचान है मनी बिल की। दूसरा, द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or the amendment of the law with respect to any financial obligation undertaken or to be undertaken by the government of India। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी बिल है जिसके अंदर कोई भी पैसा उधार लिया जा रहा है या फिर किसी भी पैसे के संबंध में गारंटी दी जा रही है, ठीक है, किसी भी पैसे के संबंध में गारंटी दी जा रही है कि ये पैसा पे कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात की जा रही है, या फिर किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, पैसे से संबंधित कोई भी जिम्मेदारी अराइज हो रही है हमारी भारतीय सरकार की किसी भी बिल के अंदर, तो ऐसे बिल को भी दोस्तों हम लोग क्या मानते हैं, मनी बिल मानते हैं। तो अगर किसी भी बिल के माध्यम से कोई पैसा उधार ले रहे हो या फिर किसी भी बिल के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई गारंटी दे रहे हो कि आपको ये पैसा वापस कर दिया जाएगा, जैसे हमने किसी से पैसा उधार लिया, ठीक है, किसी भी विदेशी देश से पैसा उधार लिया, उसके बारे में कोई भी बिल पारित करना है तो वो एक मनी बिल है। किसी भी पैसे के संबंध में हमने गारंटी दी या कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उठाई, वो भी एक मनी बिल है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मनी बिल के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से मान लो कोई भी बिल है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड या फिर कंटिंजेंसी फंड की कस्टडी की बात हो रही है, कंसोलिडेटेड फंड या फिर कंटिंजेंसी फंड की बात हो रही है, कंटिंजेंसी फंड की बात हो रही है, मतलब
देखो हमारे देश के अंदर दो फंड काम करते हैं, एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब मैंने बताया था आप लोगों को। कंसोलिडेटेड फंड क्या है? आपका वॉलेट है, आपके वॉलेट की जो मेन पॉकेट होती है जिसमें आप आमतौर पर पैसा रखते हो, जिससे आप आमतौर पर पैसा निकालते हो, वो कहलाता है कंसोलिडेटेड फंड। जिसमें आमतौर पर पैसा आता है, देश का जो भी इनकम हो रही है, आमतौर पर पैसा जाता है, देश का जो भी खर्चा हो रहा है। एक दूसरा फंड होता है दोस्तों, कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड वो है जो आपके पर्स में वो छोटी सी चोर पॉकेट नहीं होती है, जिसमें आप वो पैसा रखते हो कि कल को कोई इमरजेंसी आएगी, कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पे मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब इस पैसे को यूज करूंगा। वो होता है कंटिंजेंसी फंड। तो अगर कोई भी ऐसे हमारे देश का होता है कंटिंजेंसी फंड, जो कभी इमरजेंसी में हम लोग यूज करते हैं। कोई भी इमरजेंसी अराइज हो गई, एकदम से अचानक से खर्चा आ गया, जैसे कोविड वाली परिस्थिति थी या ऐसी कोई और परिस्थिति आ गई, तो वहां पे कंटिंजेंसी फंड यूज होता है। तो कोई भी बिल है जिसमें इस कंसोलिडेटेड फंड या कंटिंजेंसी फंड के संबंध में कोई भी बात कही जा रही है, जैसे कि उनकी कस्टडी किसके पास रहेगी, पैसा कैसे निकलेगा, अगर ऐसी कोई भी बात है जो इन फंड से जुड़ी हुई है किसी भी बिल के अंदर, वो दोस्तों उस बिल को क्या बना देती है? एक मनी बिल बना देती है। अब आप देखो, आपके सामने ये तीन ऐसी सिचुएशंस मैंने बताई जो किसी भी बिल को मनी बिल बना देगी। फटाफट से रिवाइज करो। टैक्स से संबंधित कोई भी बात, बोरोइंग, गारंटी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से जुड़ी हुई कोई भी बात, कंसोलिडेटेड फंड या फिर कंटिंजेंसी फंड से जुड़ी हुई कोई भी बात, किसी भी बिल को मनी बिल बना देगी। इसी फंड से जुड़ी हुई एक और बात है, जैसे कोई भी पैसा आपको निकालना है, कोई भी पैसा एप्रोप्रिएट करना है, कोई भी पैसा आपको एप्रोप्रिएट करना है, कहां से एप्रोप्रिएट करना है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ऐसे बिल को भी हम मनी बिल ही बोलेंगे। कोई भी पैसा निकालना है आप लोगों को किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी बिल के माध्यम से, तो वो बिल कौन सा बन जाएगा? एक मनी बिल बन जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई भी खर्चा है, कोई भी एक्सपेंस है जो हम लोग करते हैं, उस खर्चे को हम लोग चार्ज बना दें कंसोलिडेटेड फंड पे। मतलब चार्ज बनाने का मतलब है कि बोला जाए किसी बिल के माध्यम से कि ये खर्चे का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। अगर ऐसा कोई नियम बने, ऐसा कोई बिल आए, तो वो भी मनी बिल कहलाएगा। तो कोई भी एक्सपेंडिचर जो चार्ज किया जाता है किस पे? हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड पर, वो भी उस बिल को मनी बिल बना देगा, वो भी उस बिल को मनी बिल बना देगा। ठीक है। इसके अलावा कोई भी पैसा, जो पैसा प्राप्त हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ऐसा कोई भी बिल जिसके माध्यम से कोई भी ऐसा पैसा आ रहा है, अभी तो एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा है, अब क्या कोई भी पैसा आ रहा है, रिसीट ऑफ मनी, कोई भी किसी भी प्रकार की रिसीट ऑफ मनी, कहां पर? कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। कहां पर? कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। वो इस बिल को क्या बना देगी? मनी बिल बना देगी। किसी भी प्रकार की कोई भी रिसीट ऑफ मनी, पैसे की प्राप्ति कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। और इसके अलावा जो भी इंसिडेंटल मैटर्स हैं, इंसिडेंटल मैटर्स का मतलब क्या होता है, यहां पे लिख दूं, इसके अलावा जो भी इंसिडेंटल मैटर्स हैं, इंसिडेंटल मैटर्स का मतलब होता है ऐसे मैटर्स जो साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। जैसे हम कोई कानून बना रहे हैं एक्सपेंडिचर से संबंधित, उस एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ कोई छोटा सा नियम है, कोई भी ऐसी छोटी सी बात है जो किसी बिल में लिखी गई है, तो वो बिल भी मनी बिल बन जाएगा। ठीक है। तो इंसिडेंटल ऐसी चीजें होती हैं जो डिटेल्स प्रोवाइड करती है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही कानून के अंदर सारी बातें नहीं लिख देते। ठीक है, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बना दिया, उसके बाद छोटे छोटे कानून बना देते हैं जिससे जो डिटेलिंग वगैरह पार्ट है वो उन छोटे कानूनों में चला जाए।
तो वो जो इंसिडेंटल पार्ट्स होते हैं ना किसी भी बिल के अंदर, वो भी किसी बिल को मनी बिल बनाने में सक्षम होते हैं अगर वो जुड़े हुए हैं इनमें से किसी भी चीज से, इनमें से किसी भी चीज से। तो आपको ये फिंगर्स पे काउंट कर लो फटाफट से। टैक्स से जुड़ी हुई कोई भी बात, बोरोइंग, गारंटी, फाइनेंशियल ओब्लिगेशन से जुड़ी हुई कोई भी बात, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड की कस्टडी वगैरह से जुड़ी हुई कोई भी बात, कस्टडी वगैरह से जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी बिल जो मनी को एप्रोप्रिएट करे, मतलब निकाले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उससे जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी ऐसा खर्चा जिसको चार्ज किया जाए कंसोलिडेटेड फंड पे, ऐसी कोई भी बात, या फिर कोई भी पैसा जिसकी प्राप्ति हो कंसोलिडेटेड फंड में, ऐसी कोई भी बात, या ऐसा कोई भी बिल जो इंसिडेंटल मैटर्स को डील कर रहा हो, वो सब किसी बिल को क्या बनाएंगे दोस्तों? मनी बिल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मनी बिल बनाएंगे। और एक बार कोई बिल मनी बिल बन गया, एक बार कोई बिल मनी बिल बन गया, तो उसके लिए जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है, बिल्कुल ही अलग होती है। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, कल पढ़ाऊंगा इसको प्रक्रिया को अच्छे से। जैसे आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं, मनी बिल के संबंध में राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है। जो सारी पावर होती है लोकसभा के पास ही होती है। जैसे कि उस बिल को केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता। उस बिल को केवल लोकसभा से ही पारित कराना होता है, और एक बार लोकसभा से पारित हो गया तो केवल राज्यसभा रिकमेंडेशन देती है उसके बारे में, केवल रिकमेंडेशन। उन रिकमेंडेशन को लोकसभा माने चाहे ना माने, पूरी तरीके से। और प्रेसिडेंट साहब के पास भी पावर नहीं होती कि एक बार बिल पास हो गया पार्लियामेंट के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, तो फिर प्रेसिडेंट साहब को हाँ ही बोलनी पड़ेगी, वो उसको बिल को मना नहीं कर सकते। तो आप देखो प्रोसीजर ऐसा है मनी बिल का, जो एब्सोल्यूट कंट्रोल देता है बिल के संबंध में, किसको? लोकसभा को। इसलिए मनी बिल इतना खास है। तो इन ग्राउंड्स को एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, कल की हमारे क्लास की अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलें? और बताओ, और कोई बात जो रह गई? अच्छा, इनफ फॉर टुडे। कोई नहीं, अभी नहीं कराया मैंने आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 की हिंट दी है, ये तो केवल इंट्रोडक्शन है। कल मैं आपको बताऊंगा कि पूरा कॉन्सिक्वेंस क्या है। अच्छा, अच्छी लगी आज की क्लास? अच्छा, कैसा लगा आपको आज का क्लास? सब लोगों बताओ फटाफट से चैट बॉक्स में। हाँ, क्लास अब खत्म है बेटा, बस वी आर डन। 2 मिनट और कल हम लोग इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो रिवाइज करके आना। और किसी का कोई क्वेश्चन वेश्चन रह गया हो, परेशान मत हो, उसको नोट करके रखो। ठीक है, हाँ, वो हम कल डिस्कस करेंगे बेटा, लोकसभा के साथ पास कैसे फुल कंट्रोल होता है उसकी कल डिस्कस करेंगे। अभी बस ये समझो कि कोई भी बिल, मनी बिल कब बनता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। देखो मेरी तरफ से तो यही कोशिश है कि जो समझने वाली बातें हैं वो समझ में आ जाए। सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि जो बात है वो हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होगी, तो क्या होगा, हम लोगों को दिक्कत होगी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आप सभी लोगों से मेरी मुलाकात कब होगी? आप सभी लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल शाम को 4 बजे, और हम अपने डिस्कशन को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। और ये आपकी अपलोड करवा देता हूं मैं। ठीक है, चलिए।